नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। और हम यहां पे बहुत प्यारी प्यारी वैकेंसीज को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हैं। और इसी क्रम में आज मैं आप सबके लिए असिस्टेंट पोस्ट की 500 वैकेंसीज ओपन हुई हैं NICL में, यानी कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। अगर आप 21 से 30 साल के बीच में हैं और ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप ये पोस्ट भर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसको डिटेल में, है ना, कि ये फॉर्म कब से ओपन है और इसके लिए क्या क्या कुछ ध्यान रखना है, या किस राज्य के लिए कितना कितना कैसे, जो सब कुछ वो अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला पॉइंट आपको दिख गया होगा, 500 असिस्टेंट की पोस्ट है ना। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ जो टोटल जो पोस्ट हैं वो हैं 500 बड़े शब्दों में। ठीक है, पोस्ट का जो नेम है वो आप समझ गए होंगे, ये असिस्टेंट की पोस्ट है। ठीक, अब आप ये ज़रूर देख लें कि इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है ना, 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। 11 नवंबर लास्ट डेट है। ठीक है, फीस की अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं फीस आपको बता देता हूँ, 850 रुपये देने हैं उन्हें जो आते हैं जनरल में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में और OBC में। ठीक है, और वहीं 100 रुपये फीस देनी है हमारे SC को, हमारे ST को, हमारे एक्स सर्विस मैन को और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को, है ना, इनके लिए 100 रुपये। एज मैंने आपको बता दिया है ना। मिनिमम रखी गई है 21 साल और मैक्सिमम रखी गई है ये 30 साल। लेकिन ये जो है एज पर किसके हिसाब से है, एज पर UR यानी कि जनरल कैटेगरी के हिसाब से है। आप देखेंगे कि SC ST को 5 साल की छूट मिलती है। सर 5 साल की छूट किस पे? ये जो जनरल का मैक्सिमम 30 साल दिख रहा है ना आपको, ये इसमें आप 5 साल बढ़ा लो। वहीं आप देखोगे जो OBC में NCL वाले हैं ना, उनके लिए मिलती है +3 साल, वही इसमें बढ़ा लो आप। और वहीं आप देखोगे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को, यानी दिव्यांग भाई बहनों को, तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है। उसमें भी जनरल को 10 साल मिलती है, OBC को 13 साल और SC ST को 15 साल। मतलब 10 साल से तो ऊपर ही मिल रहा है उसमें भी। ठीक है, एक्स सर्विसमैन को उनकी रेंडर्ड सर्विस मिलती है। लेकिन एक्स सर्विसमैन को ये ध्यान रखना है कि अगर उन्होंने एक्स सर्विसमैन के रूप में कहीं पे जॉब ले लिया है और ज्वाइन कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, तो अब उन्हें एक्स सर्विसमैन के कोटे से दोबारा कब, क्योंकि एक्स सर्विसमैन का कोटा ऐसा होता है कि आप एक ही बार से इस्तेमाल कर सकते हो, जॉब ले सकते हो। और अगर जॉब कर रहे हो तो अगर आपने लेकर के छोड़ दिया था उसी वक्त और किया नहीं था उसे, तो फिर एक्स सर्विसमैन का कोटा भी आपका जिंदा है। लेकिन अगर आप कहीं कर रहे हैं तो फिर वो जिंदा नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि इसमें क्या है ना, स्टेट वाइज वैकेंसीज ओपन हुई हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आप देखेंगे ना, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं वो वेस्ट बंगाल में ओपन है। करीब करीब 58 वैकेंसी पोस्ट है वहाँ पर टोटल। ठीक है ना, यही है मैक्सिमम। और इसके बाद जाओगे तो महाराष्ट्र में जाओगे, महाराष्ट्र में आपको दिख जाएंगी 52 पोस्ट है। ठीक है, इस तरह से कहीं पर 40, कहीं पर 30, इस तरह से। मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मध्य प्रदेश वाले अगर सुनना चाहें तो सुन लीजिए, आपके पास सिर्फ 16 पोस्ट है। तो मूर्खता मत कीजिएगा कि आप सिर्फ यहीं के रह जाएं। ठीक है ना, किसी भी राज्य का भर सकते हैं। जो प्रोसेस है उसको समझना जरूरी है कि किसी भी राज्य का भरने से पहले वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके मन में लालच आ जाए कि मैं भाई वेस्ट बंगाल का भरूंगा क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का हूँ और मैं वेस्ट बंगाल का भरूंगा। अब वहाँ की जो भाषा है वो बंगाली है, फिर वो आपको बंगाली आनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने साफ बोला है कि जो आपका सिलेक्शन टेस्ट है ना, सिलेक्शन जो प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ यूं है, बहुत ध्यान दीजिएगा। आपका एक होगा प्री प्री एग्ज़ाम होगा, प्री 1, जो इसको क्वालिफाई कर लेंगे 100 नंबर का होगा, वो जाएंगे मेंस में। ठीक है ना, मेंस में आपका 200 नंबर का पेपर होगा। फिर मेंस को जो क्वालिफाई कर लेंगे उनका होगा रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। रीजनल मतलब जिस रीजन से आप भर रहे हैं उसका, है ना। तो जैसे महाराष्ट्र में मराठी का होगा, मध्य प्रदेश में हिंदी का हो जाएगा, यूपी में हिंदी का हो जाएगा, है ना, राजस्थान में भी हिंदी का ही लोकल लैंग्वेज वहाँ की जो भी होगी वो टेस्ट होगा। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, लेकिन इसको पास करना बहुत जरूरी है। तो 3 पायदान में आपके टेस्ट यानी आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसको ध्यान रखेंगे। प्री में 3 सेक्शन रहेंगे, है ना, मतलब ये 100 नंबर का तो टोटल पेपर हो गया। 1 घंटा मिलेगा आपको इसके लिए, 1 घंटा मिलेगा आपको 60 मिनट, है ना। और मेंस के लिए आप देखोगे आपको 2 घंटे मिलेंगे, 2 आवर्स मिलेंगे। जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए स्क्राइब की सुविधा है। स्क्राइब का मतलब ये होता है कि जो आपका हेल्प करता है, जो आपको पढ़ने में मदद करता है वहाँ पर, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको, तो है ना, उसमें हेल्पर होता है। तो स्क्राइब आपको खुद लाना है। स्क्राइब की खुद की आइडेंटिटी होगी, उसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग भरनी पड़ती है। आपने अगर पहले भरा होगा तो आपको ये पता होगा, नहीं तो सबसे बेहतरीन होता है कि आप ऑनलाइन वाले के पास चले जाओ।
ऑनलाइन वाला आपको सब बता देता है, ठीक है ना। अब इसमें दो एडमिट कार्ड जारी होते हैं, एक आपके हेल्पर या स्क्राइब का, एक आपका होता है, ठीक है ना। और स्क्राइब की ये कंडीशन रहती है कि स्क्राइब आपसे कम पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो ये वाला पेपर ना दे रहा हो, और एक स्क्राइब एक ही बार में किसी और की मदद नहीं कर सकता है। जो हमारे एक्स सर्विसमैन है उनके पास उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए कि कब वो डिस्चार्ज हुए थे, कब उन्होंने ज्वाइनिंग करी थी, ये सब उन्हें बता देना होगा। वो सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड होंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको फोटो लगेगी, आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगेगा, सब लगेगा, है ना। जो लोग अभी कहीं काम कर रहे हैं और ये पोस्ट भरना चाहते हैं, मतलब अगर वो कहीं पर पब्लिक सेक्टर में हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उनको एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो अपने बॉस से लेकर के आना पड़ेगा, उसको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ना, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, चाहे वो आपका जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आपके ग्रेजुएशन के, 10th के, 12th के, जितने भी हैं, है ना, आपका कास्ट का सर्टिफिकेट, सब कुछ, SC ST कम्युनिटी सब सर्टिफिकेट मिला करके आपको इसकी एक ओरिजिनल कॉपी भी तैयार रखनी है, और सेम की फोटो कॉपी भी बनवा लेनी है, और उस फोटो कॉपी में हर पन्ने पे साइन कर देना है। इससे आपकी फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगी। ये पूरा ले करके आपको जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाओगे, तब आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के दौरान ये लेकर के जाना है, वो वहां पर उसे चेक करेंगे। समझ गया मेरी बात, है ना। अभी चिंता मत करिए सर, क्या सिर्फ 3 ही स्टेट आपने बताए, और क्या स्टेट में वैकेंसी नहीं है? सब में है ना। वो मैं अभी आपको लिस्ट दे दूंगा कहां पर कितनी, वो देखिएगा। ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया कि कहां पर कितनी है। 3 एक स्टेट की मैंने पढ़ ली थी, मुझे याद थी, तो मैंने आपको बता दिया है। क्या बात समझ में आ गई आप सभी की इतनी सी? अब ध्यान सुनिए, सिलेक्शन आपका यूं है कि पहले जब आप अगर सिलेक्ट हो गए मान लीजिए, तो फिर आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। प्रोबेशन मतलब ट्रेनिंग के दौरान, एक तरह से आप समझ सकते हैं। तो 6 महीने करीब कुछ आपको ट्रेनिंग पे रखा जाएगा, उसके बाद आपको कंफर्म या परमानेंट कर दिया जाएगा। समझ गए दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था लास्ट टाइम, मैं हमेशा कहता हूँ मायूस कभी मत होइए, मैं अगली वैकेंसी लाता ही रहता हूँ। कोई, अब देखिए 500 वैकेंसी है, जिस बंदे की तैयारी है वो हो गया, है ना। अब इसमें क्या है, देखिए बैंक के जैसा ही पेपर है, तो आपको मालूम है प्री में 3 सेक्शन है, ऐसे ही मेंस में 5 सेक्शन है, और आपको हर सेक्शन में अलग से पास होना है। हर सेक्शन का अलग अलग टाइम है, समझ गए, मतलब आपको यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी देखने को मिलेगा। क्लियर है कहानी? चलिए आगे चलते हैं और समझते। देखिए, तो सर प्री का एग्जाम कब होने वाला है? पहला एग्जाम देखिए 30 नवंबर को ये करने वाले हैं, है ना। ये प्री का एग्जाम होगा, और आपका मेंस का जो एग्जाम है वो होगा 28 दिसंबर में, ठीक है। कॉल लेटर वगैरह 10 दिन पहले आते हैं, तो वो आपको जब आप फॉर्म भरोगे तो आप ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर दोगे, तो आपको नोटिफिकेशन दे देंगे कि भैया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, है ना। तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना, इसलिए मोबाइल नंबर और ये सब बहुत सही सही भरना चाहिए। अब ये वो स्टेट वाइज वैकेंसी जिसको आप देख रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लैंग्वेज भी लिखी हुई है। जैसे मान लो कोई आंध्र प्रदेश से भरना चाहे, क्योंकि वहाँ पर टोटल 21 पोस्ट है, और आप इसे कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो 21 को कैसे इन्होंने डिवाइड किया है। अब समस्या ये है कि सर मान लीजिए कि मैं आंध्र प्रदेश से या किसी भी राज्य से भरना चाहता हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं, और मैं SC से हूँ, लेकिन SC की सीट तो यहाँ दिखाई नहीं रहा है। अब मैं क्या करूँ? तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, SC ST वाले या हमारे OBC वाले, EWS वाले, अगर आपको अपनी पोस्ट नहीं मिलती है, खाली मिलती, जीरो मिलती, तो आप ओपन से भर सकते हो, है ना, इससे भर सकते हो। इसमें देखिए क्या होता है, मैं बता देता हूँ। इसमें आपको फीस में तो छूट मिल जाएगी। फीस में तो जब आप जनरल कैटेगरी की पोस्ट भरते हो ना, मतलब ओपन फाइट हो जाती है, तब आपको क्या मिलता है, जो कंसेशन मिलता है मार्क्स वगैरह में, वो नहीं मिलेगा। फीस में कंसेशन मिलेगा, यानी फीस आपकी, भले कोई SC ST का व्यक्ति है, वो अगर जनरल से भरना चाहता है, तो उसकी फीस तो 100 रुपये ही रहेगी, 850 नहीं रहेगी। लेकिन उसको जो मार्क्स में कंसेशन मिल रहे थे, अब वो नहीं मिलेंगे। जो एज में कंसेशन मिल रहा था, अब वो नहीं मिलेगा, फिर वो जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट होगा। मतलब अब आपको जो SC ST को 5 साल की छूट मिल रही थी, जनरल की तरफ से फॉर्म भरने पर आपको वो छूट नहीं मिलेगी। फिर वही उम्र आपकी मान्य होगी जो जनरल कैटेगरी की मान्य होती है मैक्सिमम। क्लियर है मेरी बात, है ना। ऐसे ही हमारे दिव्यांग भाई बहन, अगर उन्हें अपना कुछ खाली दिखता है, तो वो भी ओपन से फाइट कर सकते हैं। तो फीस में आपको छूट मिल जाएगी, और आपको एज में भी, ध्यान सुन लीजिए, दिव्यांग लोगों को एज में छूट मिलेगी जब वो जनरल कैटेगरी से भरेंगे, और उन्हें फीस में भी छूट मिलेगी। लेकिन हमारे SC ST OBC वालों को अगर वो जनरल से भरते हैं, तो फिर उन्हें सिर्फ फीस में छूट मिलेगी, उन्हें एज में, उन्हें मार्क्स में, इन सब में कोई छूट नहीं मिलेगी। ये इसका मतलब होता है। क्या आप समझ गए? अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर कौन सी लैंग्वेज है। आंध्र प्रदेश से अगर आप भरेंगे, तो फिर आपको तेलुगु लैंग्वेज का रीजनल टेस्ट देना पड़ेगा, इसे क्वालिफाई करना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे इंग्लिश चलती है, और एक ही पोस्ट है, तो यहाँ से तो मत ही भरिए। असम में असमीज है, और 22 पोस्ट टोटल, तो फिर देखना पड़ेगा। बिहार छत्तीसगढ़ में देखिए जरा, हिंदी हिंदी चलती है, तो बिहार में 10 है, फिर यहाँ पर ये 15 है, ठीक है ना। ऐसे गुजरात में आप देखो, गुजराती चलती 30 पोस्ट है टोटल, तो आप भर सकते हो वहाँ से। ये तो कर्नाटका में कन्नड़ चलेगी, 40 पोस्ट टोटल, ठीक है। ऐसे ही केरला में मलयालम चलती 35 पोस्ट टोटल,
और 52 मराठी महाराष्ट्र मैंने बता दिया था, मध्य प्रदेश में हिंदी चलती, देखो टोटल 16 पोस्ट है। समझ गया ना। तो इस करते करते मैं ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से इत्मीनान से देख लेना कौन सी लैंग्वेज कहाँ है, तो कहाँ से भरना चाहते हो इसका ध्यान रखना। इससे कोई मतलब नहीं कि आप डोमिसाइल कहाँ के हैं, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं आपसे, आप कहीं से भी भर सकते हो। उनका बस इतना कहना है कि आपको वहाँ की लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा, वो पार करना पड़ेगा। समझ गए, सब टोटल हो जाएगा, तो यही हो जाएगा। तो यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई है ना, आप बिल्कुल मत चिंता करिए, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। एज मैंने आपको बताई दी थी, छूट सब मैंने आपको समझाई दी थी। ठीक है, बस ग्रेजुएट होना चाहिए बंदा, देखो साफ लिखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट होना चाहिए, खत्म कहानी है ना। और वहाँ की लोकल लैंग्वेज के बारे में बार बार वही बात कर रहे हैं। ठीक है, स्क्राइब की सुविधा के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस अब देख लो यहाँ पे जरा। तो जो पहला पेपर है ये आपका जो 30 नवंबर को होगा, 30 नवंबर 2024 को आपका प्री का पेपर होगा, पहला पेपर। ये 100 मार्क्स का होगा, 1 घंटा यानी 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा, 3 सेक्शन इसमें है और हर सेक्शन में सेपरेट टाइम है ना। तो अब देखो जरा वो कैसा है, ये देखो जरा ध्यान से। 3 सेक्शन कौन कौन से, एक इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गई और क्वांट हो गया। इंग्लिश ये सब ऑब्जेक्टिव होगा, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन रहते हैं, बाकी रीजनिंग और क्वांट के 35 क्वेश्चन रहते हैं। इस हिसाब से टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और उतने ही इनके मार्क्स भी होते हैं, इसलिए 100 मार्क्स का ही पेपर है, 100 क्वेश्चन रहेंगे। अब इनके लिए अलग अलग टाइम है। इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट का टाइमर मिलेगा, जैसे ही टाइमर खत्म हो जाएगा रीजनिंग का जो स्लैब है वो ओपन हो जाएगा, फिर 20 मिनट तक वो रहेगा। 20 मिनट आपको सारे क्वेश्चन कर डालने, 35 के 35 जितने हो सके आपसे, जितने आपकी तैयारी है। और मैथ्स की भी जैसे ही हुआ खत्म होगा रीजनिंग का 20 मिनट, अगला 20 मिनट उसका शुरू हो जाएगा, वो खत्म होगा, पेपर खत्म हो जाएगा, है ना। 1/4 मैं बता दूं निगेटिव मार्किंग है, तो थोड़ा सा आराम से करना, सारे भरने की जरूरत नहीं है। जो लोग इसको क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें मेंस देने के लिए मिलेगा, मेंस भी ऑब्जेक्टिव नेचर का ही है, 200 मार्क्स का है टोटल। 2 घंटे मिलेंगे, 120 मिनट मिलेंगे मतलब। और ये 5 सेक्शन है और 5 के 5 सेक्शन का टाइम अलग अलग है। तो आप देख सकते हैं पहला सेक्शन आपको रीजनिंग का मिलेगा, 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप इसे देख सकते हो, पढ़ सकते हो सवालों को। 30 मिनट का ये रहेगा। वहीं आप इंग्लिश का देखोगे, ऑब्जेक्टिव है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इंग्लिश का इंग्लिश में ही रहेगा, इसको हिंदी में नहीं कर देंगे, तो ये 30 मिनट का रहेगा। 30 मिनट मतलब ये टाइमर रहेगा, टाइमर चलता रहेगा, ऊपर की तरफ लेफ्ट की तरफ देखना है आपको। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स का ऑब्जेक्टिव है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 30 मिनट इसके लिए मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे और कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए भी आपको 15 मिनट मिलेंगे। क्लियर है, और इनके 40-40 क्वेश्चन ही होंगे और 40-40 मार्क्स के ही होंगे, तो इस तरह से 200 मार्क्स हो जाएंगे हमारे। क्लियर है ना। तो पहला क्रम ये ऐसा है कि पहले आपको प्री निकालना पड़ेगा, फिर मेंस, और तभी आप जा पाएंगे रीजनल लैंग्वेज टेस्ट में। और उसको जब दे लेंगे, वो क्वालिफाइंग नेचर का मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, बाकी कैप्चरिंग वगैरह ये फॉर्म वॉर्म भरने वाला मैंने सब आपको बता दिया लगभग लगभग। एग्जाम सेंटर आप थोड़ा सा आराम से चुनना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोई मध्य प्रदेश से अगर भर रहा है, तो सिर्फ इतने ही सेंटर हैं भैया, देख लेना, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, है ना, सिर्फ इतने ही सेंटर है। लेकिन ये भी देख लें जरा सेंटर है किसके लिए। ये फेज 1 के लिए, तो ध्यान से देख लेंगे, आपको चॉइस मिलेगी, इसको प्रेफरेंस से भरना है। अब 4 ही सेंटर है मध्य प्रदेश में, अब महाराष्ट्र में सिर्फ इतने हैं सेंटर, तो देख लो जरा, सारे जिलों में नहीं हो रहा है पेपर, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखा जाए। और फीस वगैरह मैंने आपको पहले ही बता दी है ना। फोटो वगैरह ऐसा है कि 20 से 50 केबी के बीच में, आपका सिग्नेचर 20 से 50 केबी के बीच में, वो 10 से 20 के बीच में होता है हालांकि, है ना। आप अंडरटेकिंग भरना पड़ता है, एक इसमें हैंड रिटन डिक्लेरेशन आता है, वो ये रहा, ये आपको किसी पेपर पे लिख करके काले पेन से फिर स्कैन करके फिर अपलोड करना है। इसमें बस इतना करना पड़ता है, आए और अपना नाम लिख करके पूरा यहाँ तक लिख दीजिए और फिर इसको स्कैन करके वापस अपलोड कर दीजिए। सिग्नेचर अपलोड करना है, फोटो अपलोड करना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, और ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना पड़ता है। और इन सबके साइज हैं, पर ये आप मत करो, मेरा ये मानना रहता है, इसमें टाइम बहुत कंज्यूमिंग होता है। और मैं एक बात बता दूं, 6 माह का पीरियड है, आपको मालूम है ये बात। आप सिर्फ एक ही स्टेट से भर सकते हैं, ध्यान से लिए, एक ही स्टेट से आप भर सकेंगे। ये नहीं होगा कि आप मल्टीपल फॉर्म भरें, आप सोचे कि मैं मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल दोनों से भर सकता हूँ क्या, ऐसा कतई नहीं होगा। आप एक ही स्टेट के लिए एलिजिबल है, इसलिए सोच समझ के काम करिएगा। और एक ही एप्लीकेशन भरना है भैया, 2 एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्लियर है, कोई भी ग्रेजुएट बंदा, वो बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी किया उसने, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। क्लियर है कहानी। और यहाँ पर ये फॉर्म आकर खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर दीजिएगा बाकियों के साथ, ताकि इसे बाकी भी समझ सके। 500 पोस्ट कम नहीं होती है। अगर अब तक आपको मोटिवेशन नहीं मिला, जील नहीं मिले, तो फिर अब कब मिलने वाला है, अब किसके लिए बैठे हो। इतनी सारी तो वैकेंसीज मैंने बना दी है, रोज एक बनाता हूँ, जाकर के यूट्यूब पर उनको भी देख लो थोड़ा सा, क्या पता उनकी डेट ना निकल जाए। आप एलिजिबल हो, भरो, खूब भरो। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए सर पैसे जा रहे हैं, सर इतने सारे फॉर्म भरेंगे पैसे, जब पहली सैलरी आएगी ना तो सब कवर हो जाता है और फिर सैलरी पे सैलरी आती
रहेगी, तो ये कभी नहीं अखरेगी कि मैंने वो भरे थे। आप जितने सैलरी उठा लोगे ना 2-3 महीने में, उससे कम के आपके फॉर्म है। तो कभी भी ये मत सोचिए, है ना। तैयारी बस भरपूर रहे तो पैसा खर्च करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन तैयारी नहीं रही, देखना ध्यान से, कभी भी जब तैयारी अच्छी नहीं होती ना, तो लगता है यार ये इतना बर्डन क्यों ले रहा हूँ मैं अपने ऊपर, है ना, ये पापा के पैसे कैसे खर्च करूँ मैं। लेकिन अगर तैयारी रहती ना, तो फिर पूरे उत्साह से आप मांग पाते हो उस चीज़ को। तो यही मेरा कहना है आपसे, है ना। अपने अंदर पहले कॉन्फिडेंस जगाइए, कॉन्फिडेंस आपकी तैयारी से आएगा, तैयारी आपकी डेडिकेशन, है ना। एक ऐसा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, डिसिप्लिन के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। डिसिप्लिन होना चाहिए, इसमें टाइम लिखा हो कि मुझे इतने इतने बजे ये पढ़ना है, ऐसा कुछ करके बनाइए। अब तो वैकेंसी आ गई, अब तो कर दी, अभी मैं एक और वैकेंसी बताऊंगा, उसमें 850 पोस्ट है, वो मैं कल अपलोड करूंगा आपके लिए। तो आप तैयार तो रहो। आप इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, वही 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 हर जगह है। जब इन बच्चा यही नहीं पढ़ सकता, या आप लोग नहीं पढ़ सकते, या कई सालों से पढ़ रहे हो और अभी तक आपको क्लियर नहीं हुई, कोई भी सवाल आप देखते हो और अभी भी घबराते हो कि अभी भी भैया जो वो सिटिंग वाली पजल है वो मेरे से सॉल्व नहीं हो रही है, अगर ऐसी बात अभी भी चल रही है तो फिर तो बहुत दिक्कत है। अब तक तो जो आपके लिए रोड़ा बन रहा है, ऑब्स्टिकल बन रहा है, क्यों नहीं उस पर ही सीधे काम करते। लेकिन आप क्या करोगे, अब मेरी बात सुन के कई लोग ऐसे मोटिवेट होंगे, वो शुरू से शुरू हो जाएंगे, नंबर सिस्टम पहले पढ़ना शुरू करेंगे। क्यों मूर्खता करते हो। आप पढ़ना शुरू करो मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो आपको तकलीफ देता है, वर्क एंड टाइम आप पढ़ना शुरू करो। नहीं समझे, वर्क मैन टाइम, जो भी एक चैप्टर अपना पूरा प्रॉफिट लॉस से शुरू कर जाओ, है ना। अगर इसमें वो चीज़ आ रही है तो बड़ी बात है, ये तो NICL है भाई, बैंक ही है, ये इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है ना। अब आप फिर कोई 3-4 वीडियो ढूंढ लो जो कंप्यूटर अवेयरनेस बता रहे हैं या बैंक अवेयरनेस बता रहे हैं, इनको पकड़ो, आप पढ़ना शुरू करो, आज ही से पढ़ना शुरू करो, डेली डेली पढ़ना शुरू करो। और जिनको भी आप पढ़ो उनके स्क्रीनशॉट ले लो, अगर उनके PDF अवेलेबल नहीं, स्क्रीनशॉट लेकर के उसको PDF बना दी, उसको देखने लग गए। 10 वीडियो मत देखिए, एक ही वीडियो को 10 बार देखिए, आपका आ जाएगा GSG की जो भी है। जब आप उसको 10 बार देख करके एकदम पचा लेंगे, तब दूसरे किसी का वीडियो पकड़ लीजिए। मतलब छोड़िए मत अपने आप को, समझ गए ना, जॉब पकड़ने के लिए सॉरी, इतना करना जरूरी होता है। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझेंगे, है ना। मैं कुछ रोचक बातें करता रहता हूँ, जिससे थोड़े बच्चे हमारे जो या मेरे भाई बहन भी हो सकते हैं, या मेरे बराबर के भी लोग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, तैयारी कोई भी कर सकता है, इसमें कोई दुर्भावना नहीं है। कोई भी अपने आप को नीचे सोचने वाली बात नहीं कि सर मेरे को 10 साल हो गए, 2013 में पास आउट हुआ था मैं, आज तक मैं यही तैयारी कर रहा हूँ। मत मायूस होइए, कभी मायूस मत होइए, कभी भी गिल्ट नहीं होना चाहिए। गिल्ट बहुत बड़ी बात होती है और बहुत बुरी बात होती है। जो बीता सो बीता, हमें उससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है अभी क्या है हमारे पास, क्या अभी भी मेरे पास मौका है, मैं इस पर ध्यान दूंगा, है ना। अगर मेरे पास मौका है और मेरे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे मैं पढ़ सकता हूँ, तो फिर क्या ही रोना है यार, फिर तो बस काम करना है ना। बस ये है कि मोबाइल का एडिक्शन ना हो, रील्स का एडिक्शन ना हो, और ये सब ना हो, तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर रील ही देखने की आदत है कि भाई थक गया हूँ तो 4 रील ही देख लेता हूँ, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। फिर तो आप आज जैसे 10 साल पहले बीत गए, आगे के और 10 साल बीत जाएंगे, आप यहीं के यहीं रहेंगे, कोई इज्जत नहीं करेगा आपकी। तो आप मेरी बात समझिए, है ना। सुकून से रहने के लिए ना, परिवार एक अलग कहानी, जेब में पैसा होना सबसे पहली बात है, वरना परिवार भी साथ छोड़ देता है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, और उम्मीद करता हूँ आपकी नौकरी ज़रूर लगे। लगे तो मुझे यहाँ पर ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। बस यही काम है मेरा। सिर्फ ये इसलिए नहीं कर रहा मैं कि वैकेंसीज मुझे बतानी है, बताता हूँ कि कहीं कोई हो जो ये PDF नहीं पढ़ना चाह रहा, उसका मन ना हो, उसका टाइम, आपका टाइम बचाने के लिए करता हूँ, है ना। और ये सबसे सही बात कहूँ तो मैं इसके आड़ में आपसे ये सारी बातें भी करना चाहता हूँ जो मैं करता हूँ, क्योंकि क्या है ना, हमारे यूथ को कुछ पता नहीं है, या वो कहीं भटक गए हैं, या कुछ वो कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज़ डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। अपनी जेब भरने से पहले अपना ध्यान रखिए, पहले आपकी जेब टाइट करिए, ठीक है ना। फिर देखेंगे आप कैसे फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर बताइएगा। जिसकी जेब में पैसा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होता उसको, है ना। लोग छोड़ के चले जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर जेब में पैसा है तो ये ध्यान रखना, है ना। तो ऐसी चीज़ रखो आप। पैसा क्या है ना, लोग उसी की बुराई करते हैं जिसमें पावर बहुत होती है। हमेशा याद रखना, पैसे की पावर बहुत ज़्यादा, तो लोग कहते हैं अरे हाथ की मैल है यार, इसके बारे में मत सोचो मत सोचो। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है, फ़र्क बहुत पड़ता है। ये नहीं होगा ना, तो किसी को पिज्ज़ा खिलाने में भी 10 बार सोचना पड़ेगा। पिज्ज़ा भी 500 से ऊपर के आते हैं, और उसमें भी मीडियम, लार्ज और पता नहीं क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नहीं तो ये तो बातें कभी खत्म ही नहीं हो सकती, ठीक है ना। वैसे एक बात ज़रूर बताइएगा, आपको मेरी बातें कैसी लगती है, क्या समझ में आती भी है कि नहीं, कि बस मैं अपने लिए बोलता चला जा रहा हूँ, बताइएगा ज़रूर। बाय।